जनवरी 2024 रूस के मॉस्को में मौजूद इंडियन एम्बेसी के अंदर हलचल तेज थी। बाहर काफी ठंड थी और हर एम्प्लॉय अपने अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन वहां सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात एक अधिकारी के दिल में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी थी। वो बीते कई महीनों से ऑनलाइन कुछ ऐसा कर रहा था जिससे पूरे देश की सुरक्षा और हजारों सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती थी। वो एक लड़की और चंद रुपयों की खातिर अपनी वफादारी का सौदा कर चुका था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि उसकी हर चैट, हर फाइल ट्रांसफर और हर हरकत इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रेडार पर आ चुकी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की पैनी नजरें हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी उसके कीबोर्ड की एक एक की स्ट्रोक को ट्रैक कर रही थी। लेकिन मॉस्को के उस कमरे में बैठे उस आदमी की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी। उसके पीछे कई सालों की एक ऐसी यात्रा छिपी थी जिसने धीरे धीरे उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। 2000 के दशक में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक छोटे से गाँव शाह मुहिउद्दीनपुर में एक लड़का बड़ा हो रहा था जिसका नाम सतेंद्र सेवाल था। सतेंद्र एक बिल्कुल साधारण परिवार से आता था। उसके परिवार में उसके माता पिता, एक छोटा भाई और 2 बहनें थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी होनहार था। उसने शुरुआती एजुकेशन गांव के स्कूल से और फिर 12वीं तक की पढ़ाई धौलाना के नवोदय विद्यालय से की। इसके बाद वो मेरठ चला गया, जहां से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने पूरी शिद्दत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी। जल्दी ही उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और साल 2018 में मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर उसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में नौकरी मिल गई। एक गांव के लड़के का देश के विदेश मंत्रालय तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था। इस बीच उसकी शादी भी कर दी गई और आगे चलकर उसके बच्चे भी हुए। अब तक सतेंद्र का जीवन पूरी तरह स्टेबल था। समाज में इज्जत थी और करियर की राह बिल्कुल साफ थी। लेकिन तभी वक्त का पहिया घूमा और साल 2021 आया, जो उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। इस साल उसका सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी के एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए हुआ। यह ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट्स को रिक्रूट करता है जिन्हें कम से कम 2 साल विदेशों में इंडियन मिशंस की सिक्योरिटी अरेंजमेंट संभालनी होती है। सतेंद्र के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अभी उसे सर्विस ज्वाइन किए कुछ ही साल हुए थे और इतनी जल्दी विदेश जाने का मौका मिलना किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था। इसके बाद सतेंद्र IBSA यानी इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात होकर रूस की राजधानी मॉस्को जा पहुंचा। मॉस्को में मौजूद इंडियन एम्बेसी में सतेंद्र ने अपना काम संभाल लिया और वहां के माहौल और सहकर्मियों के साथ घुल मिल गया। सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पर था। घरवाले गर्व से फूले नहीं समा रहे थे कि उनका बेटा सरकार की तरफ से विदेश में सेवा दे रहा है। लेकिन इसी बीच सतेंद्र फेसबुक पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगा और वहां अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स शेयर करने लगा। इसके साथ ही उसने अपनी प्रोफाइल के बायो में बड़े गर्व के साथ पब्लिकली मेंशन कर रखा था कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करता है और मॉस्को में रहता है। ये जानकारी किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए एक बड़ा क्लू थी। कोई भी मामूली समझ रखने वाला इंसान ये आसानी से समझ सकता था कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेन मिनिस्ट्री में है और मॉस्को में रहता है तो यकीनन वो इंडियन एम्बेसी का हिस्सा है। इस तरह सतेंद्र ने अनजाने में अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया था। इसी दौरान उसके फेसबुक पर पूजा मेहरा नाम की एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप हुई। जब सतेंद्र ने उस प्रोफाइल को देखा तो उसे वहां सब कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। प्रोफाइल पिक्चर्स में पूजा काफी चार्मिंग और एक हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल वाली लड़की नजर आ रही थी। महंगे रेस्टोरेंट्स, लग्जरी कार्स और महंगी लोकेशंस पर उसके फोटोज देखकर पहली ही नजर में सतेंद्र का दिल पूजा पर आ गया। सतेंद्र की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी विदेश की धरती पर अकेलापन उसे खाए जा रहा था। इसलिए उसने बिना किसी बैकग्राउंड चेक के वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके कुछ ही टाइम बाद दोनों के बीच हाय हेलो से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दिन रात वो पूजा से चैटिंग किया करता। पूजा उसे अपने काम के बारे में बताती और वो भी उसे अपने काम के बारे में सब कुछ बताता। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल पर बात करने लगे। पूजा इतनी खूबसूरत और अमीर थी कि सतेंद्र को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता था कि उस जैसे गांव के लड़के को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। इसलिए फेसबुक से शुरू हुआ ये सफर बहुत कम समय में एक सीरियस रिलेशनशिप का रूप लेने लगा। इस तरह काफी समय गुजर गया और सतेंद्र पूरी तरह से पूजा के प्यार में पागल हो गया। जब पूजा ऑनलाइन नहीं होती तो वो उसका इंतजार करता और उसके बारे में ही सोचता रहता। पूजा ने उसे बताया था कि उसकी फैमिली कनाडा में रहती है, जहां उसके फादर का एक बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो खुद स्टडी के सिलसिले में इंडिया के बैंगलोर शहर में रह रही है, जहां वो फॉरेन रिलेशंस के ऊपर रिसर्च कर रही है
है और उसे इंटरनेशनल मैटर्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। सत्येंद्र ये सुनकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो भी फॉरेन अफेयर से जुड़ा हुआ था और दोनों के इंटरेस्ट सेम थे। इसी दौरान पूजा ने सत्येंद्र से पूछा कि आखिर इंडियन एम्बेसी जैसी जगह पर उसका काम क्या होता है और उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सत्येंद्र अपनी इमेज पूजा की नजरों में एक पावरफुल ऑफिसर की तरह बनाना चाहता था, इसलिए अपनी पोजीशन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के चक्कर में वो सुरक्षा के सारे कायदे भूल गया। उसने पूजा को ये तक बता दिया कि वो मॉस्को में आने वाले जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेन करता है और पूरी एम्बेसी की सिक्योरिटी में उसकी बेहद अहम भूमिका है। जब पूजा को लगा कि सत्येंद्र पूरी तरह से उसके इश्क की गिरफ्त में आ चुका है तो धीरे धीरे उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। एक दिन बातचीत के दौरान पूजा ने सत्येंद्र से कहा कि उसे एक प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करनी है और सत्येंद्र अगर उसे अपने काम और एम्बेसी से जुड़ी इंटरनल डिटेल्स दे तो उसकी रिसर्च नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी और उसकी दी हुई जानकारी से वो अपनी क्लास में टॉप कर जाएगी। सत्येंद्र को लगा कि वो काफी होशियार लड़की है, इसलिए वो उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने को राजी हो गया। इसके बाद धीरे धीरे सत्येंद्र ने नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियां उस अनजान लड़की के साथ साझा करनी शुरू कर दी जिससे वो कुछ दिनों पहले ही ऑनलाइन मिला था और आज तक दोनों की आमने सामने मुलाकात तक नहीं हुई थी। वो पूजा को ये तक बता देता है कि साल भर में इंडिया से कितने ऑफिसर्स रशिया की इंडियन एम्बेसी आ रहे हैं, उन्हें कहाँ ठहराया जाता है और वो कैसे और क्या काम करते हैं। इस तरह सत्येंद्र सेवाल और पूजा मेहरा के बीच का रिश्ता अब केवल मीठी बातों तक सीमित नहीं रहा था। एक दिन बातचीत के दौरान पूजा ने बहुत ही शातिराना तरीके से सत्येंद्र को बताया कि जब वो पिछली बार कनाडा में थी तो अपने फादर के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई थी। उस आदमी ने उससे इंडिया से जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी थी और जैसे ही उसने वो जानकारियां साझा की उस शख्स ने उसे बदले में बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया। पूजा ने बड़ी चालाकी से सत्येंद्र के मन में लालच का बीज बोने के लिए आगे कहा कि वो आदमी पाकिस्तान की ISI के लिए काम करता है। उसने सत्येंद्र से यह भी कहा कि जब उसे इतने छोटे से काम के लिए इतने ज्यादा पैसे मिल सकते हैं तो सत्येंद्र के पास तो भारत की कई खुफिया जानकारियों का खजाना है। उसने सत्येंद्र को उकसाना शुरू किया कि अगर वो ISI से कुछ क्रूशियल जानकारियां शेयर करने लगे तो वो सोच भी नहीं सकता कि वो कितना ज्यादा पैसा कमा सकता है। पूजा की ये सब बातें सुनकर सत्येंद्र के होश उड़ गए और उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि भारत सरकार ने उसे एक बहुत ही भरोसेमंद नेशनल मिशन पर भेजा है और एक सिक्योरिटी असिस्टेंट होने के नाते अगर वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया तो उस पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा और उसका करियर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देर तक नहीं चला और सत्येंद्र सेवाल की आंखों के सामने तैरते पैसों के ढेर और पूजा के हुस्न के तिलिस्म ने उसके जमीर को इस कदर कुचल दिया कि वो अपने पद की मर्यादा भूलकर वतन का सौदा करने को राजी हो गया। यही से शुरू हुआ गद्दारी का वो सिलसिला जो छोटी मोटी जानकारियों से शुरू होकर देखते ही देखते भारत के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स तक जा पहुंचा। लालच की पट्टी बांधे सत्येंद्र अब इंडियन एम्बेसी के उन गलियारों और फाइलों में झांकने लगा जहां भारतीय सेनाओं की मूवमेंट्स, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट और कुछ गहरे राज छिपे थे। उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स से जुड़ी उन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फाइल्स को खंगालना शुरू किया जिनका लीक होना नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक था। सत्येंद्र ने केवल इंडियन फोर्सेस की रणनीतियां ही नहीं बल्कि भारत और रूस के बीच होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वो बारीक डिटेल्स भी पूजा के जरिए ISI के हवाले कर दी जिन्हें दुश्मन एजेंसियां जानने के लिए बरसों से तरस रही थी। इतना ही नहीं, सत्येंद्र ने उन वेपन्स और डिफेंस सिस्टम्स के बारे में भी जानकारी साझा की जिन्हें भारतीय सेना भविष्य में डिस्कार्ड करने वाली थी। उसने दोनों देशों के पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स के बीच हुए उन गोपनीय MOUs की कॉपीज भी लीक कर दी जिनमें भारत के भविष्य के मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्लान्स का ड्राफ्ट था। इस तरह पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को चकमा देते हुए मॉस्को में मौजूद इंडियन एम्बेसी में अपना एक मोल प्लांट कर दिया था जिससे उसे बहुत ही खुफिया जानकारियां मिलने लगी थी। देखते ही देखते देश से गद्दारी करते हुए सत्येंद्र सेवाल ने पाकिस्तान की ISI को 250 से भी ज्यादा सेंसिटिव क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। वतन के साथ ये विश्वासघात करने के बदले पाकिस्तान से उसे अलग अलग समय पर 30 लाख रुपए से ज्यादा मिले। लेकिन सत्येंद्र को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी इस गद्दारी का बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है।
दरअसल इंडियन एम्बेसी जैसे हाई प्रोफाइल एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनात हर कर्मचारी के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स काफी सख्त होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात की बारीकी से स्क्रीनिंग करती है कि यहाँ तैनात स्टाफ का बाहरी दुनिया के साथ कैसा और कितना कनेक्शन है। जब सत्येंद्र की सोशल मीडिया प्रेजेंस अचानक से हाइपर एक्टिव हुई और वो घंटों तक फोन पर बिजी रहने लगा तो दिल्ली में बैठे सिक्योरिटी एनालिस्ट के कान खड़े हो गए। एक सरकारी मुलाजिम जिसके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, उसका अजनबियों के साथ इतना ज्यादा कनेक्शन किसी बड़े खतरे की पहली घंटी होती है। एजेंसियों ने जब सत्येंद्र के डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगालना शुरू किया तो परतों के नीचे से जो सच निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। जिस पूजा मेहरा के हुस्न और मीठी बातों के जाल में सत्येंद्र अपनी वफादारी भूल चुका था, उस अकाउंट का आईपी एड्रेस भारत या कनाडा नहीं बल्कि सीधे पाकिस्तान में जा रहा था। और वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि आईएसआई के साइबर सेल में बैठी एक शातिर एजेंट थी जो हनी ट्रैप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल हनी ट्रैप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पुराना टेस्टेड हथियार रहा है जिसे वो सालों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती आ रही है। इस काम के लिए आईएसआई बाकायदा दर्जनों लड़कियों को स्पेशली ट्रेन कर भारतीय जवानों, अफसरों, साइंटिस्ट और सेंसिटिव पोस्ट पर बैठे लोगों को टारगेट करती है। कई बार इसके लिए कॉलेज लड़कियों को रिक्रूट कर ट्रेन किया जाता है कि कैसे इमोशनल बॉन्ड बनाना है, कैसे सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है और कब उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालनी है। यह पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान में बैठे बैठे ही चलाया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए पहले टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर धीरे धीरे रोमांटिक एंगल क्रिएट किया जाता है। वीडियो कॉल्स के दौरान कमरे का बैकग्राउंड इस तरह सेट किया जाता है कि लगे वो इंडिया में ही है। दीवार पर इंडियन पोस्टर्स या हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें तक लगाई जाती है ताकि शक न हो। लोकेशन छिपाने के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कॉल इंडिया, कनाडा, थाईलैंड या इंडोनेशिया से आती हुई दिखाई देती है जबकि असल में वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही होती है। जब सामने वाला पूरी तरह ट्रैप में फंस जाता है तब कभी प्यार के नाम पर, कभी पैसों के लालच में और कई बार ब्लैकमेल के जरिए भारत की सेंसिटिव जानकारी निकलवाई जाती है। कई मामलों में प्राइवेट वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और बाद में उसी फुटेज से ब्लैकमेलिंग की जाती है। जून 2019 में यूपी एटीएस ने ऐसी 125 फेसबुक प्रोफाइल्स की पहचान की थी जिन्हें सीधे आईएसआई ऑपरेट कर रही थी। इन सभी प्रोफाइल्स में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के कई अफसर फ्रेंड लिस्ट में शामिल थे। ये एक इनविजिबल वॉर है जहां गोलियां नहीं चलती बल्कि रोमांटिक टेक्स्ट, लेट नाइट कॉल्स और इमोशनल मैनिपुलेशन ही हथियार होते हैं। और सत्येंद्र भी इसी सिस्टम का शिकार हो गया था। पूजा मेहरा के रूप में एक आईएसआई एजेंट ने उसे पहले प्यार का भरोसा दिया, फिर पैसों और रिश्ते के नाम पर जकड़ा और आखिरकार वही रिश्ता उसकी देशभक्ति पर भारी पड़ गया। इंडियन इंटेलिजेंस का शक तब कॉन्क्रीट एविडेंस में बदल गया जब उन्होंने सत्येंद्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मॉस्को के अकाउंट को चेक किया। वहां समय समय पर ऐसे बड़े अमाउंट्स क्रेडिट हो रहे थे जिनका उसकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं था। ये डिजिटल ट्रेल और बेहिसाब पैसा इस बात का पुख्ता सबूत था कि सत्येंद्र अब सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि दुश्मन का एक एक्टिव एसेट बन चुका है। वो भारतीय सेना के हथियारों और रणनीति समझौतों की जानकारी पाकिस्तान को कौड़ियों के भाव बेच रहा था। उसे लग रहा था कि उसके इस विश्वासघात की किसी को कभी भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज अब लगातार उसकी हर एक्टिविटी पर पैनी नजरें बनाए हुए थी और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस को दिन भर मॉनिटर किया जा रहा था। इस बीच कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब एक दिन सत्येंद्र ने एम्बेसी में भारत लौटने के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया क्योंकि भारत में उसे अपनी कजिन की शादी अटेंड करनी थी। एम्बेसी में किसी को उसके इन कारनामों के बारे में नहीं पता था और वो काफी समय से घर नहीं आया था, इसलिए उसकी छुट्टी भी अप्रूव हो जाती है। ये वो मौका था जब इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे रंगे हाथ पकड़ सकती थी, इसलिए उसकी निगरानी और तेज कर दी जाती है। 27 जनवरी 2024 को वो जैसे ही भारत में एयरपोर्ट पर लैंड करता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंडरकवर एजेंट्स उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखने लगते हैं। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वतन वापसी उसके लिए एक डेड एंड साबित होने वाली है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही यूपी एटीएस को रेड अलर्ट पर रखा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। सत्येंद्र सेवाल अपनी कजिन की शादी के ढोल नगाड़ों के बीच जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन जल्दी ही उसकी ये खुशियां
मातम में बदलने वाली थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स और सर्विलेंस के आधार पर 4 फरवरी 2024 को यूपी एटीएस ने उसे घेर लिया और पूछताछ के लिए उसे मेरठ लाया गया। एटीएस ने जब उससे पाकिस्तान आईएसआई से उसके कनेक्शन के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए। एक के बाद एक सवालों की जब झड़ी लग गई तो वो शुरू में तो सब कुछ नकारता रहा, लेकिन जब यूपी एटीएस ने सख्ती से पेश आते हुए उसके सामने उसकी चैट्स, कॉल डिटेल्स और बाकी सबूतों को रखा तो उसका कॉन्फिडेंस ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसे एहसास हो गया कि उसके कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा एजेंसियों के पास पहले से मौजूद है और अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद उसने एक एक करके अपने राज उगलने शुरू कर दिए। सत्येंद्र ने कन्फेस किया कि उसने पूजा मेहरा नाम की लड़की के जरिए पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई को भारत के डिफेंस सिस्टम के कई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। उसने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सबसे घातक वेपन सिस्टम्स की बारीकियां दुश्मन के साथ साझा करने की बात भी एक्सेप्ट की। इसमें न केवल इंडियन फाइटर जेट्स की फायर पावर और उनकी स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट का डिस्क्रिप्शन था, बल्कि सबमरीन्स की टेक्निकल डिटेल्स भी शामिल थी। सत्येंद्र ने उन फाइलों का सौदा किया जिन्हें छूने की इजाजत भी बहुत कम अधिकारियों को होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने बताया कि वो तमाम सीक्रेट डेटा और सेंसिटिव फाइल्स जिन्हें वो धीरे धीरे सरहद पार भेज रहा था अभी भी उसके फोन और अन्य डिजिटल गैजेट्स में सुरक्षित रखे हुए हैं। उसने पाकिस्तान की आईएसआई को 250 से भी ज्यादा सेंसिटिव क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स 30 लाख रुपए के बदले में बेचे थे। सत्येंद्र के बयान के बाद यूपी एटीएस ने बिना वक्त गवाए तुरंत कार्रवाई की और उसके पास से वो तमाम सबूत जब्त किए जो उसकी गद्दारी की गवाही थे। इस संगीन अपराध के लिए सत्येंद्र पर आईपीसी की धारा 121A वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 जैसी बेहद कड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये वो धाराएं हैं जो किसी के भी करियर और जिंदगी पर हमेशा के लिए देशद्रोही का ठप्पा लगा देती है। सत्येंद्र की इस गद्दारी की सबसे ज्यादा कीमत उसके उन बेकसूर माता पिता और भाई बहनों को चुकानी पड़ी जिनका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय पहले जो परिवार अपने बेटे की विदेशी पोस्टिंग पर गर्व कर रहा था, अब वो समाज की नजरों में गुनहगार बन गया था। हापुड़ के उनके गांव में हुई बदनामी, लोगों के ताने और हर तरफ से बढ़ते लीगल प्रेशर ने उस परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया और उन्हें अपनी जड़ें, अपनी जमीन और अपना पुश्तैनी घर छोड़कर किसी अननोन जगह पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। सत्येंद्र की एक गलती ने न केवल देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया, बल्कि उसके अपने खून के रिश्तों को भी उम्र भर के लिए गुमनामी और जिल्लत के अंधेरे में धकेल दिया। पूछताछ के हर दौर में सत्येंद्र का एक ही राग था कि उसे पूजा के आईएसआई एजेंट होने की रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी और वो सिर्फ प्यार के झांसे में आ गया था। लेकिन एजेंसियां उसके इस तर्क को गले नहीं उतार पा रही थी, क्योंकि एक सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर उन्हें हनी ट्रैप जैसे खतरों से निपटने के लिए ट्रेन भी किया जाता है। उन्हें पहले ही ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें आईएसआई और सीआईए जैसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी से बचना है, जिनसे उनका सामना कभी लव, कभी लस्ट तो कभी मनी या ब्लैकमेल के रूप में हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद सत्येंद्र जैसे लोग अपने निजी सुख के लिए देश के साथ गद्दारी कर बैठते हैं। लेकिन सत्येंद्र सेवाल का मामला कोई इकलौता वाकया नहीं है, बल्कि इतिहास ऐसे कई शर्मनाक धोखेबाजों से भरा पड़ा है। कुछ समय पहले गुजरात के कच्छ में तैनात बीएसएफ कर्मचारी नीलेश वालिया को अदिति नाम की एक फेक प्रोफाइल ने अपनी बातों में फंसा लिया था और उससे खुफिया जानकारियां हासिल की थी। इसी तरह लखनऊ के शैलेंद्र कुमार चौहान की गिरफ्तारी भी हुई, जिसने सेना के कई सेंसिटिव लोकेशंस की तस्वीरें सरहद पार भेजती थी। वहीं राजस्थान के बीकानेर से 22 साल के नरेंद्र कुमार को पकड़ा गया, जिसे पूनम बाजवा और सुनीता नाम की 2 फीमेल एजेंट्स ने 2 साल तक अपने जाल में उलझा रखा था। और इस सिलसिला सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की आईएसआई ने इंडियन साइंटिस्ट तक को हनी ट्रैप के जरिए निशाना बनाया है। मई 2023 में डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी ऑपरेटिव को इंडियन मिसाइल सिस्टम से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी साझा की थी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल को भी हनी ट्रैप किया गया था, जिसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत 14 साल की सजा भी सुनाई गई। ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं और ये तो सिर्फ वो केस है जहां गुनहगार पकड़े गए हैं। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो ऊंचे पदों पर बैठकर कभी लव ट्रैप में, कभी पैसों के लालच में, तो कभी ब्लैकमेल होकर देश के साथ गद्दारी कर रहे होंगे और अब तक बेनकाब नहीं हुए हैं।
ये केसेस साफ बताते हैं कि इस डिजिटल वर्ल्ड में एक छोटी सी लापरवाही कैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच बन सकती है। इसलिए देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को और भी ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, तभी इस तरह के हालातों से इफेक्टिव तरीके से निपटा जा सकता है। अगर आपको इस कहानी ने हैरान किया है तो आपको रविंदर सिंह की कहानी भी जाननी चाहिए, जो RNAW का अधिकारी था लेकिन बाद में CIA का डबल एजेंट बन गया। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।